दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण वीडियो की कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हो गई है, लेकिन प्रयास करेंगे। अभी थोड़ा सा दिक्कत है, प्रयास करेंगे कंटिन्यू सर्विस प्रोवाइड करें आप लोगों को। ये बता दूं आप लोगों को 25 मिनट मैंने 36 मिनट का वीडियो मैं बनाया था। इस क्वेश्चन को लगभग पूरा सॉल्व कर दिया था और वीडियो में आवाज़ ही नहीं आई, इसके कारण पूरा डिलीट करना पड़ा, फिर अगेन वीडियो बनाना पड़ा है। ठीक है, तो देखिए, अब आशा करते हैं सब कुछ सही होगा। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। In order to solve this type of question, first of all you shall have to understand about दिस क्वेश्चन। जैसे आपको अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उससे पहले आपको इसके बारे में समझना होगा। ठीक है, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिना समझे सॉल्व नहीं कर सकते। कुछ बच्चों को क्वेरी ये होती है, क्वेश्चन ये होता है कि सर हमें ये बताएं, क्या हम लाइट पॉइंट या फैन अपनी आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं? तो सीधे इसका आंसर सुनिए, आप ऐसा बिल्कुल ही नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जितना पॉइंट कहेगा आप उतना ही लगाएंगे। ठीक है ना, आपको अपने अनुसार नहीं लगाना है। इस बात का अपने दिमाग में पहले इस बात को बैठा लीजिएगा कि पॉइंट क्वेश्चन के अनुसार ही लगने होते हैं। जो भी आपका लाइट है, लोड है, जो भी लोड है, लोड का मीन्स क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है। तो देखिए, स्थान दिया हुआ है, बारामदा है, शयन कक्ष है, बैठक है आपका। इसमें लाइट 1, 1, 2, इसमें पंखा बारामदा में नहीं लगना है, शयन कक्ष और बैठक में लगना है। 5 एम्पियर की सॉकेट तीनों में लगना है, ये आपको दे दिया। बारामदा में आपको क्या क्या लगेगा? एक लाइट लगेगा, 5 एम्पियर का सॉकेट लगेगा। बेडरूम में आपको क्या क्या दे दिया है? बेडरूम में आपको तीनों लगना है। फिर ड्राइंग रूम में क्या है? ड्राइंग रूम में आपको 2 लाइट लगना है और एक फैन लगना है और एक 5 एम्पियर की सॉकेट लगना है। ये तो आपका क्वेश्चन है, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन को। ठीक है, वी फॉलो ऑल स्टेप्स विच हैज़ बीन गिवन इन एबव इन बिफोर लेक्चर्स। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है और उस स्टेप्स को हमने बिफोर लेक्चर में एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे तरीके से। आप उसको रिकॉल करिए और उसी स्टेप को यहाँ पे हमें फॉलो करना है। ठीक है, आप क्वेश्चन को हमको लगता है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम बताएंगे बच्चे आपको एजम्पशन। ठीक है ना, एजम्पशन के बारे में सबसे पहले हम क्या करेंगे? विचार करेंगे। एजम्पशन क्या होगा इसमें? इसको हिंदी में हम कहते हैं बेटा पूर्व अनुमान। क्या कहते हैं इसको? पूर्व अनुमान कहते हैं। पूर्व अनुमान क्या होता है? पूर्व अनुमान वही होता है जो क्वेश्चन में नहीं दिया जाता है। जो बातें क्वेश्चन में नहीं दी जाती हैं उसका आप क्या बनाते हैं? पूर्व अनुमान में उसको लिखते हैं। जैसे कमरे की ऊंचाई हैज नॉट बीन गिवन, कमरे की ऊंचाई आपके क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको मानेंगे। क्या मानेंगे? 3 से 4 मीटर मानते हैं, मैंने बता दिया था। 3 या 3.5 या 4 मीटर। जो हॉरिजॉन्टल रन होता है वो कहाँ होता है? वो जितनी आपकी छत की ऊंचाई है उससे 1 या 0.5 मीटर नीचे आपका हॉरिजॉन्टल रन होता है। ये क्षैतिज वायरिंग, जो पूरे दीवार पे जो वायरिंग होती है उसको क्षैतिज वायरिंग कहते हैं। ठीक है, वो छत से कितना होता है? 0.5 या 1 मीटर नीचे होता है। तो ये चीज़ें हम मान लेते हैं। पहला हम क्या मानेंगे? ठीक है, पहला हमारी पॉइंट क्या होगी? छत की ऊंचाई। ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे छत की ऊंचाई। छत की ऊंचाई 4 मीटर लिया गया है। कितना लिया गया है? 4 मीटर लिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद हॉरिजॉन्टल रन, क्षैतिज रन भी मान लेंगे। क्षैतिज रन, ठीक है ना, क्षैतिज रन छत से 1 मीटर नीचे लिया गया है। ठीक है ना, इतना आपने मान लिया कि जो आपका क्षैतिज रन है छत से 1 मीटर नीचे लिया गया है। ठीक है, 3 से 4 कुछ भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है। ठीक है, तीसरा आप अब क्या मानेंगे? तीसरा आप मानेंगे वायरिंग पे अब आ जाएंगे। ये तो मान लिया वायरिंग करने जा रहे हैं, वायरिंग पे आ जाएंगे।
कौन सी वायरिंग आपको करनी है ये क्वेश्चन में दिया जाता है, नहीं दिया जाता है आप कोई भी वायरिंग ले सकते हैं तब, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया है बैटन वायरिंग की जानी है, बैटन वायरिंग। मैंने फुल क्वेश्चन नहीं लिखा था, जब पूरा थियरी आप लिखते तो उसमें यह क्वेश्चन होता है, उसमें बैटन वायरिंग मेंशन होता है, बैटन वायरिंग की जानी है, ठीक है ना। पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा था, मैंने क्वेश्चन का शॉर्ट फॉर्म लिखा था, ठीक है। अब इसके बाद पद्धति मानेंगे, वायरिंग तो कंफर्म हो गया, बैटन लकड़ी का बैटन होगा, उस पर हमें तार बिछाना होगा, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन अब आपको ये जानना हो कि वायरिंग की पद्धति क्या होगी, तो पद्धति आपको डिसाइड करना है कि जंक्शन बॉक्स लेना चाह रहे हैं कि लूप इन मेथड है। दोनों को मैंने पूरे वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ मानते हैं कि लूप इन मेथड से वायरिंग की जानी है, ठीक है ना। लूप इन मेथड से वायरिंग की जानी है, ठीक है। वायरिंग हो गई, छत हो गया, क्षैतिज रन हो गया, अब वायरिंग हो गई। अब वायरिंग के बाद अब मानेंगे क्या, मेन स्विच, स्विच बोर्ड, डीबी, जो कुछ भी लगाना है आपको, ठीक है। तो आप इनकी ऊंचाई छत से मानेंगे, ठीक है। तो इसमें आपने क्या माना, मेन स्विच और स्विच बोर्ड। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड नहीं लगा है, क्यों नहीं लगा अभी क्लियर हो जाएगा। की ऊंचाई अर्थ से 1.5 मीटर ऊपर होगी, ये भी आप डिटरमाइन करेंगे, निश्चित है, हर क्वेश्चन में ही मानेंगे। कितना, मेन स्विच और स्विच बोर्ड, यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्विच बोर्ड की ऊंचाई अर्थ से 1.5 मीटर ऊपर होगी, ठीक है। इतना हो गया। अब इतनी बात है आपने मान लिया, जितनी ज़रूरी थी सब मान लिया। अब तार कौन सा यूज करेंगे, क्वेश्चन में दिया जाता है, एल्यूमिनियम यूज करेंगे, कॉपर यूज करेंगे, क्वेश्चन में आपका दिया जाएगा, ठीक है। तो जो भी आप यूज करेंगे, चाहे तो लिखें चाहे तो ना लिखें, कोई बात नहीं है। अगर नहीं दिया है तब आप एक तार यूज करेंगे। क्वेश्चन में चूँकि एल्यूमिनियम दिया है तो यहाँ लिख देंगे एल्यूमिनियम तार से वायरिंग की जानी है, एल्यूमिनियम तार से वायरिंग की जानी है, ये भी लिख दिया, ठीक है। इसके बाद अब कुछ पॉइंट और भी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं। इसके बाद इसमें कुछ स्टेप्स और हैं जिसको हम ऊपर लिख देते हैं। हाँ, तो अगला स्टेप है इसमें क्या, छठवां की सतवां जो भी था, अगला स्टेप क्या होगा, वाट। फैन इसमें क्या 60 वाट लेंगे, आपका जो लाइट लगा है वो भी 60 वाट लेंगे, 5 एम्पियर का सॉकेट कितना लेंगे, 100 वाट लेंगे, ये याद कर लीजिए। लाइट, फैन और 5 एम्पियर की सॉकेट 100 वाट, 60-60-100 वाट लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर क्वेश्चन में ट्यूबलाइट दे दिया है तो ट्यूबलाइट 40 वाट कंसिडर करते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये 15 एम्पियर का सॉकेट दे दिया, 15 एम्पियर का, तो 15 एम्पियर का सॉकेट आपका 1000 वाट होता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया है। ट्यूबलाइट अगर दे दिया तो 40 वाट, 15 एम्पियर सॉकेट है तो वो 1000 वाट होना है, ठीक है। पैर दर्द कर रहा है क्योंकि मेरा 36 मिनट का वीडियो स्पॉइल हो गया है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, हाँ। तो ये चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी, फिर आगे चलते हैं, देखते हैं। अगला पॉइंट हमने वाट निर्धारित कर दिए। तो इतनी सारी चीज़ें आपको एजम्पशन में लिखना है हर क्वेश्चन में, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपको लिखना है, ठीक है। क्या क्या लिखना है एक बार रिकॉल कर देते हैं। छत की ऊंचाई क्या है, उसके नीचे कितने क्षैतिज रन कितने नीचे है, फिर आपको वायरिंग में जाएंगे, कौन सी पद्धति की वायरिंग है, किस मेथड से कर रहे हैं, ये हो गया। वायरिंग के बाद आप क्या लिखेंगे, स्विच बोर्ड या मेन स्विच कितनी ऊंचाई पे है ये लिखेंगे, ठीक है। डीबी यूज किए हैं तो भी 1.5 मीटर ही लिखेंगे, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें, फिर वाट आप निर्धारित कर देंगे, कौन सा तार है ये आपके क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया है तो आप लिख लेंगे कोई भी तार यूज करके। तो ये सारी चीज़ें एजम्पशन में आप रट लीजिए, इसको हर क्वेश्चन में लिखना ही लिखना है, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप इसको रट लीजिए। एजम्पशन आपका हो गया, पहला स्टेप आपने फॉलो कर लिया। नाउ आई एम गोइंग टू फॉलो द सेकेंड स्टेप विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। अब हम यूज करने जा रहे हैं सेकेंड स्टेप, ठीक है। दूसरा स्टेप देखते हैं, स्टेप नंबर 2 में आपका क्या है, वैद्युत लोडों का, हिंदी में हमने लिखा है वैद्युत लोड का आकलन। इसको हम
इंग्लिश में कहेंगे क्या, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड। ठीक है, क्या, इलेक्ट्रिकल लोड। इसके आप मानेंगे, इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जो भी आप अप्लायंस यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल, यहाँ लिख देंगे। फिर आप क्या लिखेंगे, नंबर, इनका संख्या कितना है, फिर इनका वाट कितना है, फिर टोटल वाट कितना है, ऐसे आप सारणी बना लेंगे। ठीक है, अप्लायंस हो गया, नंबर हो गया, वाट हो गया, फिर टोटल वाट हो गया, इसे सारणी बना लेंगे। ठीक है, दिस इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड। देन स्टेप नंबर 2, we have to calculate the R load and find the number of circuit। ठीक है, according to steps which is given in before lecture, इसको इसके पहले वाले लेक्चर में दिया गया है। ठीक है, तो अप्लायंस में हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब लिखते हैं, लाइट पॉइंट। तो लाइट पॉइंट बेटा कितना लग रहा है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 बारामदा में, एक नहीं 2 डाइनिंग रूम में, 1 बारामदा और 1 बेडरूम, यानी कि 2, 1 3, 1 4। आपका कितने वाट का है, वाट पर अप्लायंस 60 वाट का है, तो टोटल आपको चाहिए कितना, 4, कितना आया 240 वाट। इतना क्लियर हो गया। फिर आइए अब फैन पॉइंट। फैन पॉइंट में देखते हैं क्या है, कितने फ़ैन लग रहे हैं। आपको बारामदा में नहीं लग रहा है, बाकी दोनों में लग रहा है, यानी कि 2 फैन लग रहा है, दोनों 60 वाट का है, यानी कि 60 × 2 बराबर 120 वाट। ये क्लियर है। उसके बाद क्या लग रहा है आपका, सॉकेट। सॉकेट कितने लग रहे हैं, तीनों में 1-1 लग रहे हैं, 3 100 वाट का है, तो 3 × 100 कितना हुआ, 300 वाट। अब इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा, तो इसको हम अब कैलकुलेट कर देंगे, यहाँ ऐड कर देंगे। देखिए 82 ms का आप कैलकुलेटर अलाउ है, इसको आप एग्ज़ाम में ले जा सकते हैं, कास्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, नहीं तो आपका समय बहुत ज़्यादा लास्ट होगा। ठीक है, जब इसको ऐड करेंगे तो जो आपका ये पॉइंट है 4 2 6 6 3 9 पॉइंट, वाट आप देखेंगे यहाँ पे, तो वाट कितना होगा, ध्यान से देखिए, जोड़िए इसको, 2 1 3, हाँ जुड़िए, 0 4 2 6 और 2 1 3 और 3 3 660 वाट। तो आप देख रहे हैं कि एक सर्किट में 9 पॉइंट आ रहा है, लोडों की संख्या को पॉइंट कहते हैं, 9 पॉइंट आ रहा है और 660 वाट आ रहा है, यानी कि एक सर्किट में दोनों हो सकता है। एक सर्किट का आपने नियम जानता है, एक लाइट फैन सर्किट में अगर एक आपका लाइट फैन सर्किट है, मैंने बता दिया है, तो इसमें आपका क्या होता है, कितना होता है, 800 वाट का लोड हो सकता है, और इसमें आपका 10 पॉइंट होता है। अगर 11 पॉइंट हो गया तभी तो सर्किट, भले ही आपका वाट 800 हो चाहे 700 हो, उससे कोई मतलब नहीं। कोई भी एक अगर एक्सेस होता है तो सर्किट्स इसमें डबल हो जाएंगे, चेंज करने पड़ जाएंगे। ठीक है ना, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। पावर सर्किट में ये रूल चेंज हो जाता है। पावर सर्किट में इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, इससे थोड़ा सा अलग आपका हो जाता है। पावर सर्किट अगर कहेगा जिसमें मोटर वगैरह का कनेक्शन होता है, उसमें 15 एम्पियर का सॉकेट यूज होता है, और उसमें कितनी सर्किट बन सकती है, एक सर्किट में कितने लोड हो सकते हैं, मात्र 2 पॉइंट। कितने वाट हो सकते हैं, मात्र 3000 वाट। ठीक है, तो एक 15 एम्पियर का सॉकेट कितने वाट का होता है, 1000 वाट। आगे चल के सब क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर पावर के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं, पावर सर्किट के लिए, तो कितना वाट होगा आपका, 3000 वाट होगा, और कितने पॉइंट होंगे, 2 पॉइंट होंगे। इसमें 15 एम्पियर का सॉकेट कितने वाट का होता है, तो 1000 वाट का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन करिए, क्योंकि आगे हम पावर वायरिंग में इनका विशेष स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपने कैलकुलेशन ऑफ लोड कर लिया। अब नाउ फ्लोइंग करेंट, इसको लिखेंगे फ्लोइंग करेंट इन सर्किट। फ्लोइंग करेंट इन सर्किट, आप इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, सर्किट में बहने वाली धारा क्या होती है, P/V। पावर कितना है, 660 वाट। अब वोल्टेज कितना है, 230। अब इसको सॉल्व करिए, इसमें भाग दीजिए 23 का में, तो कितना होगा, 2 पॉइंट कितना होगा, 8 समथिंग होगा। ठीक है, भाग करके देख लीजिए, 2.8 समथिंग होगा। इतना एम्पेयर करंट इसमें क्या होगी, फ्लो होगी। तो लाइट फैन में हमने बता दिया, लाइट फैन में जो तार यूज होता है बेटा, जो इसमें तार यूज होता है लाइट फैन के लिए, जो तार होता है लाइट फैन के लिए, एल्यूमिनियम का अगर तार लेंगे
तो 1.5 mm²। लेकिन अगर पावर जिसमें मोटर वगैरह होता है वो एल्यूमिनियम में 2.5 mm²। अगर कापर लाइट फैन में यूज़ कर रहे हैं तो 0.93 mm²। अगर आप कापर पावर में यूज़ कर रहे हैं तो 1.93 mm² होता है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आप यूज कर रहे हैं उसी के अनुसार लिखेंगे। तो आप लाइट फैन यूज कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं तो उसका साइज़ क्या होगा, ये होगा। तो इसके नीचे लिखेंगे फॉर दिस करेंट रेटिंग, इसके लिए लिखेंगे फॉर, हिंदी में लिखेंगे इस करेंट रेटिंग के लिए, फॉर दिस करेंट रेटिंग, हिंदी में इसको लिखेंगे इस करेंट रेटिंग के लिए, ठीक है। 1.5 mm² एल्यूमिनियम कंडक्टर विल बी यूज्ड, ठीक है, कंडक्टर विल बी यूज्ड। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, फॉर दिस करेंट, इस करेंट रेटिंग के लिए 1.5 mm² एल्यूमिनियम कंडक्टर प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो ये कन्फर्म हो गया। मान लीजिए कहते सर अगर 2.8 ना करके 3.8 आ जाए, चाहे 4 पॉइंट हो जाए, चाहे 8 एम्पियर हो जाए, चाहे 10 एम्पियर हो जाए, तब क्या लिखते, तब भी यही लिखते। लाइट फैन में लगभग यही साइज यूज होता है एल्यूमिनियम के लिए, और कापर के लिए 0.93 mm², ठीक है। तो ये क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको। अब हम चलते हैं क्या करने के लिए, वो वायरिंग बनाने के लिए, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं। इसका 1 सेकेंड, टेक ए स्क्रीनशॉट, इसको मिटाते हैं। बेटा अगर आपको अच्छी लगे तो इस भयानक गर्मी में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसको आप दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करिए ताकि सभी लोग लाभ लें, क्योंकि ड्राइंग सभी बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है। पढ़ने के लिए सबके लिए बड़ा दिक्कत हो रहा है, इसलिए आप घर में पढ़ें, बैठकर पढ़ें, जहाँ चाहें वहाँ पढ़ें। इसके लिए मैं व्यवस्था बना रहा हूँ, तो आप इसको ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब बनाएंगे मेक ए प्लान ऑन गिवन, मेक ए सिंगल लाइन डायग्राम या मेक ए कनेक्शन इन गिवन प्लान। मैंने बताया था जो प्लान दिया गया है उस पर कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो आपका प्लान यही था, ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्लान था, ठीक है। दरवाज़ा लगाना भूल गया था लेकिन आप लगा दीजिए दरवाज़ा, ठीक है। यहाँ भी दरवाज़ा, इसमें दरवाज़ा नहीं लगा था, यहाँ भी दरवाज़ा लगा था, ठीक है। इसके डायमेंशन आप खुद शो करेंगे। ये कितना था, 6x3 था, तो 6 लंबा पड़ रहा है तो 6 यहाँ दर्शाएंगे 6 मीटर। 3 छोटा है तो छोटे वाले को 3 से दर्शाएंगे 3 मीटर। ये भी 3x3 था, यानी कि ये भी 3 हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बीच में डायमेंशन दर्शाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा बाकी सब अंदर भी 3, ये भी आपका कितना हो जाएगा, 3 मीटर, ये भी आपका कितना हो जाएगा, 3 मीटर। यहाँ तक सबको क्लियर होगा, ऐसे डायमेंशन दर्शा दीजिएगा। अब हम इस पर वायरिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखते होंगे जैसे ही आप घर में इंटर कर रहे हैं, ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ लोड से आपने कैसे सर्किट डिटरमाइन किया, केवल एक सर्किट जाएगी, क्योंकि 660 वाट का लोड है और 9 पॉइंट है, 10 भी नहीं है, इसलिए एक सर्किट जाएगी। और एक सर्किट अगर बनानी हो तो कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का प्रयोग नहीं करते। मेन स्विच से डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, मेन स्विच से आप डायरेक्ट कोई न्यूट्रल आप दे सकते हैं। इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के कम से कम अगर 2 सर्किट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन लगाने में मतलब क्या है, डायरेक्ट मेन स्विच से सप्लाई दें। डीबी को लगा करके क्यों नुकसान करेंगे अपना, तो मेन स्विच से हमको सप्लाई देनी होगी। आप जानते हैं दरवाजे जैसे अपने घर में इंटर करते हैं, दरवाजा जस्ट बगल में एनर्जी मीटर, मेन स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सब दरवाजे के बगल में ही लगता है, तो हम इसके बगल में ही लगाते हैं, ठीक है। इसके जस्ट बीचों बीच में हमने क्या लगा दिया, एक मेन स्विच लगा दिया, ठीक है। एनर्जी मीटर नहीं दर्शाते क्योंकि वो विभागीय है, विभाग के द्वारा दिया जाता है, आपको उसका कोई कास्ट वगैरह ऐड नहीं करनी है, ठीक है। मेन स्विच हो गया, ये मेन स्विच से हमने सप्लाई दे दिया क्या, बोर्ड को, तो ये आपका SB1 हो गया। आप कहेंगे सर यही बोर्ड क्यों हम यहाँ भी लगा दें, हाँ कहीं भी लगा सकते हैं, ऐसे जगहों पे लगाइए जहाँ कनेक्शन देना सुविधाजनक हो, ठीक है, कहीं भी लगा सकते हैं। तो मेन स्विच पे आपको क्या लगा, एक 5 एम्पीयर की सॉकेट लगा है और इसमें क्या लगा है, एक बल्ब लगा है। तो मैंने एक बल्ब लगा दिया,
एक 5 एम्पियर की सॉकेट लगा दिया, क्वेश्चन में ही लगा था, ठीक है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लगा दिया। बेडरूम में चलते हैं। बेडरूम में हम यहाँ एक स्विच बोर्ड लगाते हैं USB2 करके, ठीक है। इसमें सब कुछ लगा है, हमने एक सॉकेट लगा दिया, हमने एक फैन लगा दिया, ठीक है, हमने क्या कर दिया, इधर हमने एक बल्ब भी लगा दिया। अब जस्ट इसके ऊपर भी एक दीवार छेद करके सप्लाई हमने SB3 को दे दिया। इसमें आपके देखिए 2 लाइट पॉइंट लगे हैं, तो हमने एक लाइट पॉइंट यहाँ लगा दिया, एक लाइट पॉइंट यहाँ लगा दिया, एक फ़ैन इसके बीचों बीच में लगा दिया। एक क्वेश्चन में दिया, सर कहेंगे सर ये आप कैसे जाने हैं, ऐसे ही आप क्यों करेंगे? हम आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। मेन स्विच सप्लाई गई आपका स्विच बोर्ड में, इस स्विच बोर्ड से इस स्विच बोर्ड में, फिर अंदर इस स्विच बोर्ड में, फिर सप्लाई यहाँ चली गई। कहेंगे सर आप ऐसा ही क्यों कर रहे हैं? तो आप जैसा भी चाहें वैसा करें। इसको उठा के यहाँ लगा दें तब सप्लाई दें, चाहे इसको उठा के यहाँ लगा दें तब सप्लाई दें। आपको बारामदा में एक फ़ैन और 2 बल्ब लगाना है तो लगाना है, ठीक है। इसमें आपको और क्या लगाना था, इसमें एक 5 एम्पियर की सॉकेट भी लगानी थी, तो आपने 5 एम्पियर की सॉकेट भी लगा दिया। तो जो लगाना है उसको लगाना ही है, ठीक है, उसमें आप कंजूसी नहीं कर सकते। और आप ये सोचें कि इसमें फ़ैन नहीं लगा है बारामदा में, लाइव फैन लगा देते हैं, गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में फ़ैन नहीं दिया था, हम क्यों लगाएंगे, नहीं लगा सकते, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सिंगल लाइन डायग्राम प्लान में सबको एक तार खींच के सप्लाई दे देना, बस इतना ही काम करना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसको जरूर सुनिएगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया है, आप पॉइंट गिन रहे हैं या वाट गिन रहे हैं, दोनों आपका या कोई एक 10 पॉइंट से ज़्यादा हो रहा है, चाहे 800 वाट से ज़्यादा हो रहा है, तो तुरंत 2 सर्किट बनेगी। ये कंफर्म हो गया 2 सर्किट बनेगी। अब 2 सर्किट जो बनेगी उसके लिए अब क्या करेंगे, उसके लिए एरिया डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मान लीजिए कि इसमें 2 सर्किट बन गई, ठीक है ना, लेट सपोज दैट इसमें क्या हो गई, 2 सर्किट बन गई। तो इसमें एरिया डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि CKT1 में कौन कौन सी एरिया होगी। मान लीजिए ये बारामदा हो गया और वो आपका बेडरूम हो गया, ठीक है। लिखेंगे CKT1 में बारामदा और बेडरूम जाएगा और उसका सिंबल हम ऐसे यूज करेंगे, ठीक है, ऐसे यूज करेंगे, डार्क यूज करेंगे, तो ये CKT1 हो गया, ठीक है। अब फिर डिटरमाइन करेंगे जो बच रहा है वो सर्किट नंबर 2 क्या बच रहा है, ड्राइंग रूम बच रहा है, तो ड्राइंग रूम क्या हो गया, CKT नंबर 2। इसको अपने डाटेड यूज किया है। जो भी चीज़ है यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ से अब DB जरूर लगाएंगे, क्यों, क्योंकि 2 सर्किट हो गई। अब 2 सर्किट निकलेगी कहाँ से, मेन स्विच से निकल ही नहीं सकती, मेन स्विच से केवल एक फेज एक न्यूट्रल ही निकलेगा। अब DB लगाएंगे, DB से 2 सर्किट निकालेंगे, ठीक है। एक का कनेक्शन हम उठा के यहाँ दे देंगे और दूसरे का मान लीजिए कल्पना कर रहे हैं, हमने DB लगा दिया, DB यहाँ से एक सप्लाई उठाया दे दिया, क्योंकि दोनों एक कमरे के लिए थे, बेडरूम और बारामदा। अब ये तो आपका दूसरे सर्किट का हो गया, तो फिर यहाँ से एक तार डाटेड करके और निकालेंगे और उसका कनेक्शन आप यहाँ दे देंगे, फिर इस बल्ब को, फैन को, लाइट को कनेक्ट कर देंगे, बस, ठीक है। यहाँ से तब 2 तार, 2 सर्किट के लिए 2 तार, 3 सर्किट के लिए 3 तार, ऐसे जाएगी। बस थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा इसको, बस, ठीक है। तो हमको आशा करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे ही बना लेते हैं, कोई बात नहीं है, और ये हटा देते हैं, ठीक है। डबल सर्किट के लिए हमने बताया। मान लीजिए कि सर्किट एक ही है, लेकिन ये कहते हैं कि किचन में 15 एम्पियर का सॉकेट लगेगा, तब क्या करेंगे, तब भी आपको यहाँ से 2 तार ले जाना पड़ेगा। 15 एम्पियर के लिए 2.5 mm² का एक तार और लेके जाना पड़ेगा, इस बोर्ड को देना पड़ेगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अगर पावर सॉकेट दे दिया है तो उसके लिए मोटा तार कनेक्ट करेंगे, क्यों, आप खुद अंदाज़ा लगाइए। अगर 5 एम्पियर में हम इमर्सन रॉड अगर लगा देते हैं, पानी गर्म करने वाला गीजर वगैरह हम लगा देते हैं 5 एम्पियर में, तो सोचिए क्या होगा। 5 एम्पियर में उसको पिघल भी सकता है, मेल्ट भी हो सकता है, ख़त्म भी हो सकता है। इसलिए 15 एम्पियर सॉकेट चाहिए। और 15 एम्पियर सॉकेट में क्या होता है, आपका मोटा कंडक्टर इसीलिए यूज होता है 2.5 mm² कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट को एब्जॉर्ब कर सके। अच्छा ये बताइए, अगर नाला हो और नाली हो, पानी किस में ज़्यादा जाएगा, नाला में, क्योंकि उसकी चौड़ाई ज़्यादा है। नाली में पानी कम जाएगा, उसकी चौड़ाई कम है, जिसका सीधा मतलब है कि अगर पावर सॉकेट आप लगा रहे हैं तो करंट 15 एम्पियर रेंज का होगा। अब ज़्यादा करंट है तो भाई साइज़ मोटा ज़्यादा होगा, तभी करंट चार्ज सारे सरफेस में ज़्यादा फ्लो होंगे, इसलिए साइज़ 2.5 mm² कर दिया जाता है। एल्यूमिनियम के लिए, कॉपर के लिए 1.93 mm²
किया जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं मल्टी लाइन डायग्राम। यहाँ तक हम पहुँच गए थे, पता चला कि कहीं आवाज़ ही नहीं है तो हमें फिर से पूरी वीडियो बनानी पड़ी है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गया हमारे लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट। नाउ आई एम गोइंग टू मेक ए मल्टी लाइन डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तब करते हैं जब 2 सर्किट बनाना होता है। ठीक है, एक सर्किट में ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तब यहाँ तक आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा। अब हम बनाने जा रहे हैं अगले स्टेप के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अनुसार मल्टी लाइन डायग्राम। ठीक है, अब क्या यूज करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अनुसार मल्टी लाइन डायग्राम में यूज करेंगे। हम यूज कर लेते हैं आपका बारामदा का। ठीक है, बारामदा का यूज कर लेते हैं, चाहे बेडरूम का यूज कर लेते हैं, दोनों में किसी का बारामदा का यूज कर लेते हैं। चलिए, तो बारामदा में क्या क्या लगा है ध्यान से देखिएगा। बारामदा में केवल 2 स्विच की ही ज़रूरत है क्योंकि 5 एम्पियर की सॉकेट लगा है और एक बल्ब लगा है बस। और बारामदा के जस्ट पहले क्या लगा है, मेन स्विच लगा है। तो यहाँ पे मेन स्विच लगा दिया, फ्यूज लगा करके, न्यूट्रल लिंक लगा करके न्यूट्रल लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे इसके लिए हैंडल लगा दिया। यहाँ इनकमिंग जो होगा आपका कहाँ से आएगा, एनर्जी मीटर से आएगा। ये फेज है, ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो हमने क्या किया, फेज को यहाँ से उठाया और हमने क्या दे दिया, सॉकेट के पहले पॉइंट को। हमने बताया था कनेक्ट, सॉकेट नहीं, स्विच का कनेक्शन कैसे करते हैं। पहले पॉइंट को हम फेज से कनेक्ट करते हैं, दूसरे पॉइंट को हम लोड से कनेक्ट करते हैं। इस बात को दिमाग में एकदम बैठा लो कि स्विच में पहला फेज से या दूसरा लोड से, जिससे भी उसको ऑपरेट कराना हो बस। कहेंगे सर न्यूट्रल हमेशा पॉइंट टू पॉइंट जाता है, कभी भी स्विच में नहीं जाता। अगर स्विच के किसी भी टर्मिनल में आप न्यूट्रल लगा दिए तो स्विच को जैसे ऑन करेंगे या पत्ती सटेगी फिर न्यूट्रल शॉर्ट हो जाएगा, तुरंत तार वाल जल जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा और दुनिया भर का नुकसान कर लेंगे। तो कभी भी न्यूट्रल को आप इस स्विच के अंदर नहीं ले जाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट रन करेगा। दोनों पॉइंट हमने बता दिया। ठीक है, हमने फेज उठाया और सॉकेट के पहले पॉइंट को दे दिया। अब मान ली बारामदा में क्या क्या लगा था, एक 5 एम्पियर की सॉकेट लगा था और एक आपका बल्ब लगा था। तो मान लीजिए सॉकेट से इसे कनेक्ट करना है तो दूसरे पॉइंट को उठाया, इसके एक पॉइंट को हमने कनेक्शन दे दिया, चाहे दोनों में से किसी को एक को दे सकते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से फेज यहाँ उठाया, इसको दिया, फिर इसको कनेक्शन उठाया और बल्ब को दे दिया। ठीक है, बल्ब में कनेक्शन मिल गया। इस प्रकार आपने क्या देखा, फेज हमने दे दिया। न्यूट्रल की बारी आई, न्यूट्रल कनेक्शन कैसे देना है, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट जाएगा। यहाँ से उठाया, यहाँ पॉइंट को दिया, यहाँ से उठाया, इस पॉइंट को दिया। तो ये आपका SB1 का कनेक्शन हो गया, वायरिंग डायग्राम बन गया मल्टी लाइन। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। मान लीजिए बेडरूम का भी बनाना होता, तब कैसे बनाते हैं। बेडरूम में SB2 लगा है, यहाँ पे मान लीजिए क्या है, SB2 है। इसमें 3 आइटम्स लगे, 3 पॉइंट लगा है, जिसमें हमने 3 स्विच भी लगा दिया है। ठीक है ना, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 3 स्विच भी लगा दिया। ठीक है, अब क्या क्या लगा हुआ है, एक सॉकेट इसमें भी लगा हुआ है। ठीक है, एक सॉकेट इसमें भी लगा हुआ है, एक आपका बल्ब इसमें भी लगा हुआ है। एक सॉकेट हो गया, एक बल्ब हो गया और एक फैन हो गया, इसमें लगा हुआ है। ठीक है, किसमें, SB2 में। कनेक्शन दीजिए, फेज पहले दीजिए, फेज यहाँ तक आया हुआ है, इसको दिया, फिर इसको दिया, फिर इसको दिया। फेज सारे पहले पॉइंट को मिल गया जो नियम है, और दूसरा पॉइंट लोड से कनेक्ट करना है तो यहाँ से उठाया और लोड को कनेक्ट कर दिया। किसी भी स्विच में कोई भी लोड कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कनेक्ट कर दिया। ठीक है, 3 स्विच, तीनों लोड को मिल गया। और न्यूट्रल की बारी आई, न्यूट्रल यहाँ तक आया ही है, सीधे पॉइंट टू पॉइंट रन कर देंगे। ठीक है ना, पॉइंट टू पॉइंट रन कर देंगे बस। अब ऐसे ही आगे बना लेंगे, फिर आगे बना लेंगे। तो ये मल्टी लाइन डायग्राम बेटा ये तभी आप बनाएंगे जब क्वेश्चन में कहेगा, लेकिन आप बनाएंगे बिना कहे भी तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा इसका, क्योंकि बहुत अच्छा लगेगा ये देखने में, एग्जामिनर को नंबर इस पर फुल मिलेगा। तो मल्टी लाइन बनाना आप सीख लीजिए, बहुत आसान है। जैसे जैसे स्विच बोर्ड जितना आपने लगाया सब लगाइए, स्विच लगाइए, स्विच के पहले टर्मिनल को फेज दीजिए, दूसरे टर्मिनल को उस पॉइंट से कनेक्ट करिए और न्यूट्रल डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट दौड़ा दीजिए, बस हो गया कनेक्शन मल्टी लाइन। बहुत आसान है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने मल्टी लाइन डायग्राम बनाया। अब इसका लास्ट और अंतिम स्टेप बचा है, एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें सारे सामान की गणना करेंगे। ठीक है, तो हम रिलेट करके किसको, बैटन और कंड्यूट को एक लिस्ट बनवा रहे हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है। तो फिर हम कुछ आपको PDF प्रोवाइड करेंगे जिसमें बहुत सॉल्व क्वेश्चन होंगे, उसको सॉल्व करिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे पावर वायरिंग पे, ठीक है। सबको हम थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस जरूर कर देंगे क्योंकि एग्जाम सर पे है और सबके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ तक इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आगे आपको बताने जा रहे हैं क्या, मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स व्हिच हैज़ बीन गिवन इन योर क्वेश्चन। हाँ तो बेटा देखिए, एक चीज़ लास्ट स्टेप में भूल गया था, लिस्ट अभी नहीं बनाना है, अभी आपको कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रन ऑफ वायर मीडियम। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी मेथड से आप वायरिंग कर रहे हैं, कंड्यूट कर रहे हैं या बैटन कर रहे हैं, तो बैटन की पूरी लंबाई या कंड्यूट की पूरी लंबाई आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप बैटन वायरिंग कर रहे हैं तो इसका हॉरिजॉन्टल रन निकालेंगे। हॉरिजॉन्टल रन कैसे निकलेगा, जितना भी रन आपको इस पर दिख रहा है सब हॉरिजॉन्टल रन है। जितना भी, इन्हें सोचिए लंबवत है तो वर्टिकल है, ऐसा कुछ नहीं। जितना भी दिख रहा है ये सब हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है। कैसे, छत आप देखिए, छत के कुछ दूरी पर बीचों बीच में फैन लगा होता है तो वही दूरी ये है, सब हॉरिजॉन्टल ही है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने बताया था तरीका। ये कितना था, ये था आपका 3 मीटर, ठीक है। ये भी आपका कितना था, 3 मीटर। ये भी आपका कितना था, 3 मीटर, ठीक है। ये भी आपका कितना था, 3 मीटर। ये कैसे मालूम चल रहा है, सब क्वेश्चन में दिया था। ये कितना था, 6 मीटर। ये कितना था, 3 मीटर। इतना चीज़ें सब क्वेश्चन में दी गई थी। तो आप इसको मीड में लगाए हैं तो कितना दूर यहाँ पे आए, 1.5 मीटर। फिर यहाँ से कितना दूर ऊपर गए, 1.5। इसको यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ तक, कितना गए, 3 मीटर। फिर इसको यहाँ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं पूरा यहाँ तक, ठीक है। कहाँ तक आप गए हैं, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 3 मीटर। और फिर यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर और आगे बल्ब को भी ले लीजिए, ठीक है। या बल्ब को हम स्विच बोर्ड के जस्ट ऊपर भी लगा सकते हैं, ठीक है। बल्ब को हम क्या कर रहे हैं, स्विच बोर्ड के जस्ट ऊपर लगा रहे हैं। मान लीजिए इसको हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो अब आप सोचिए ये कहाँ पे गया, ये यहाँ से 3 मीटर, आधा इसको मान लीजिए तो ये 1.5 मीटर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब कनेक्शन दीवार से कंड्यूट बीच में लगा कर कनेक्शन इस बोर्ड को दे दिए। अब यहाँ से सप्लाई यहाँ तक बीच में इसको मान लीजिए तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 1.5 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक गया कितना, 3 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक आया कितना, 6 का आधा, 3 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक आया, पूरा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ले लेंगे कितना, 3 मीटर। ये सब आपका आ गया हॉरिजॉन्टल रन। जितना भी आप इसमें देखते हैं वो सब आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल रन है। और देखिए और चीज़ें आप छोड़े हुए हैं, कितना इसको छोड़े हुए हैं। ये भी इसके बीचों बीच में बल्ब लगा है तभी पूरे कमरे को प्रकाशित करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक अगर पूरा 3 है तो यहाँ से यहाँ तक 1.5 होगा। तो इस 1.5 को भी हम भूल गए थे तो हम 1.5 भी बढ़ा लिए, ठीक है। पंखा भी यहाँ से यहाँ तक है तो ये भी आपका 1.5 हो गया। मान लीजिए स्विच बोर्ड से जस्ट ऊपर आप 1 मीटर पे बल्ब लगा रहे हैं तो 1 मीटर ये हो गया, ठीक है। स्विच बोर्ड के ऊपर लगा रहे हैं या स्विच बोर्ड के दीवार पे, मान लीजिए यहाँ पे हमने दीवार पे इसको लगा लिया, तब भी तो 1 मीटर हम लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। इसको यहाँ लगाइए चाहे यहाँ लगाइए, 1 मीटर लिख रहे हैं तो यहाँ पे 1 मीटर हम लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। तो फैन का आपने लिखा ही था। तो ये पूरा कैलकुलेशन हुआ आपका हॉरिजॉन्टल रन का। सबको जोड़ दीजिए, 3 मीटर 3 मीटर 6 मीटर, ये और ये 3 6 3 9 9 9 9 9 और ये 3 12 12 3 15 3 18 3 21 21 और 1 4.5 21 1 22 22.5 1 23 23.5, यानी कि इसको लिख सकते हैं क्या, 24 मीटर। ये आपका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल रन हो गया। अब इसी प्रकार वर्टिकल रन के लिए हम कैसे निकालेंगे, देख लिए। वर्टिकल रन नहीं निकलता है। वर्टिकल रन के लिए आप क्या करना होता है, एज्यूम करना होता है। मान लीजिए इस घर में आपने वायरिंग किया, दरवाज़ा खोला, घर के अंदर घुस गए। जब घर के अंदर घुसेंगे तो देखेंगे बगल में स्विच बोर्ड लगा हुआ है
और ऊपर आपका 36 रन है। तो ये बताइए 36 रन से सप्लाई स्विच बोर्ड में आएगी, तभी स्विच बोर्ड से कनेक्शन ऑन ऑफ करेंगे आप, तो ऊपर से नीचे सप्लाई आएगी किसी न किसी माध्यम से ही आएगी, चाहे बैटन हो चाहे कंड्यूट हो। बैटन से अगर आ रही है तो ऊपर से नीचे जो लंबाई आएगी वही वर्टिकल रन है, वो यहाँ पे नहीं दिखेगा, उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे देखिए, शॉर्ट मेथड बताते हैं। ये आपका मान लीजिए क्या है, स्विच बोर्ड है, ये ज़मीन से 1.5 मीटर पे है, ठीक है। ये 36 रन है, जो ज़मीन से 1 मीटर नीचे है आपका 36 रन, यानी कि आपका छत है, अगर छत से 1 मीटर नीचे आपका क्या है, ये आपका हॉरिजॉन्टल रन है। तो आप सोचिए कि 1.5 मीटर ये हो ही गया, तो यानी कि 1.5 मीटर और नीचे आएगा एक फट्टी जिस पर हम तार लेके आएंगे, तो कितना होगा ये 1.5 मीटर ही होगा। यानी कि एक स्विच बोर्ड के लिए 1.5 मीटर हम नीचे आएंगे। इसी प्रकार मेन स्विच के लिए भी 1.5 मीटर नीचे आएंगे, और एक स्विच बोर्ड के लिए 1.5 मीटर, तो कितना 3 स्विच बोर्ड लगा, तीनों के लिए 1.5 मीटर नीचे आ गए, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब रही बात पंखे की, तो पंखे को हमें बीच में छत पे पंखा लगा है, तो सप्लाई देने के लिए हॉरिजॉन्टल रन से 1 मीटर पहले छत पे चढ़ेंगे, अब फिर यहाँ से सप्लाई हम आगे बढ़ाएंगे पंखे के लिए, यानी कि हर पंखा के लिए 1 मीटर हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो पंखा कितना लगा है, पंखा आपका 2 पंखा लगा है, 2 गुणे 1 हो गया, यहाँ नहीं, यहाँ पे 2 गुणे 1 हो गया। तो पूरा कैलकुलेट करिए कितना होगा ये, 15 3 45, 4.5 और 1.5, तो कितना हुआ 6 मीटर ऐसे हो गया, 6 2 8 मीटर, ये हो गया 8 मीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पे दीवार छेद करके तार जा रहा है, तो जब दीवार छेद के तार ले जाते हैं तो कंड्यूट के रास्ते ले जाते हैं, वायरिंग वाला ही कोई करे। तो यहाँ लिखेंगे दीवार में कंड्यूट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, दीवार में कंड्यूट। कितना कंड्यूट दीवार में जा रहा है, ये मान लेते हैं, हमेशा याद करते हैं 2.25 मीटर अंदर जाता है, तो दीवार में जाने वाला कंड्यूट की लंबाई हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, हम पूरा आशा करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रन जितना भी आया है उसको अब हम जोड़ देंगे, तो टोटल कंड्यूट की लंबाई निकल जाएगी। तो ये तो समझ में आ गया होगा। हॉरिजॉन्टल रन से पहले छत पे चढ़ेंगे, फिर छत से पंखे को सप्लाई देंगे। तो हॉरिजॉन्टल रन अगर 3 मीटर है, छत आपका 4 मीटर है, तो 1 मीटर ऊपर चढ़ेंगे, तो एक पंखे के लिए 1 मीटर, 2 पंखे के लिए 2 गुणे 1 मीटर, यानी कि 2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको कैलकुलेट हो गया होगा। अब हम इसको ऊपर वाला मिटाते हैं। देखिए, हॉरिजॉन्टल रन आपको कैलकुलेट करना है, तो जितना कुछ आपको दिखेगा तो सब आपका हॉरिजॉन्टल रन होगा, उसको आप आसानी से क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अब आगे देखिए, तो टोटल कितना हुआ, टोटल आपका हो गया क्या, बैटन, टोटल लेंथ ऑफ बैटन, बैटन का टोटल लेंथ कितना हुआ 24 मीटर, प्लस ये 8 मीटर, कितना हुआ ये 24 8 32 मीटर, तो ये आपका 32 मीटर हो गया, ठीक है। एक चीज़ हमें और बताइए आप, क्या आपने कैलकुलेशन किया था, क्या करंट की वैल्यू निकालने के लिए कैलकुलेशन किया था? जहां आपने वाट का कैलकुलेशन किया है वहां पे आप करंट भी निकाल लीजिएगा, I = P/V से। P कितना था 660 वाट था, अब वोल्टेज 230 था, मैंने शायद बताया आपको 2 पॉइंट समथिंग आएगा। इसके लिए 1.5 mm इसको एल्युमिनियम कंडक्टर यूज होगा, बताया है, ये बताया है, इस स्टेप पे हमने बताया है, ठीक है। इसको यहाँ रिमूव करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो टोटल लेंथ कितना हो बेटा 32 मीटर हो गया। अब लेंथ ऑफ वायर, अब क्या लेंगे, लेंथ ऑफ वायर, जो आप वायर यूज कर रहे हैं उसका लेंथ कितना होगा 32 गुणे 3, 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 दूना 6, 3 दूना 9, 96 मीटर आपका तार की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। बहुत आसानी से यह लगभग अप्रॉक्सीमेट होता है, जितना भी मीडियम की लंबाई आई है उसका 3 गुना कर देंगे तो तार की लंबाई आपको मिल जाएगी। तो ये तो था वर्टिकल रन, हॉरिजॉन्टल रन और तार की लंबाई। अब जाकर फाइनली हम क्या बताएंगे, क्वेश्चन का एक लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट देखिए क्या क्या लिखे जाते हैं, सामान क्या लिखे जाते हैं, कैसे लिस्ट बनता है, उसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे डीपली, ठीक है। यहाँ तक हो गया होगा, इसको हम रिमूव करते हैं। देखिए दीवार में कंड्यूट याद रखिएगा, इसको साड़ी में लिखना भी है, ठीक है। तो चलिए देखिए, जो भी आपका लेंथ आया है, जैसे मान लीजिए लेंथ कितना आया था
लेंथ आया था टोटल आपने कैलकुलेट किया था तो लेंथ कितना आया था 32 मीटर। तो 32 मीटर ही न लेकर के हम इसका 10% एक्स्ट्रा लेते हैं। देखिए इस चीज़ हमने भूल गया है, इसका 10% एक्स्ट्रा, 32 का 10% जोड़ेंगे तो कितना होगा 32 3 35.2 मीटर, ठीक है ना। 35.2 आप 35 मीटर ही ले सकते हैं लगभग, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 35 मीटर ले लिए, ठीक है ना। अब तार की लंबाई, अब लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, तो जो आप लेंथ ऑफ वायर अब आप निकालेंगे तो 35 का 3 गुना करिएगा। 10% मैंने लेना भूल गया था, 3 पर से 15, 3 तरीके 9 1 10, 105 मीटर आपका होगा वायर का लेंथ, ठीक है। आप चाहें तो इसका भी 10% एक्स्ट्रा लेकर के इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है। कुछ बढ़ा करके आप मटेरियल लाएंगे तो वायरिंग अच्छे तरीके से होगी, बीच में कोई सामान घटेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, एक्स्ट्रा लेबर चार्ज नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। लेंथ ऑफ वायर, कोई भी मीडियम की लंबाई आए उसमें 3 का ही गुणा करते हैं, ठीक है। कोई भी मीडियम, कंड्यूट हो, बैटन हो, कोई भी मीडियम हो। अप्रॉक्सीमेट एक ट्रिक है, एक तरीका है तार की लंबाई निकालने का, उस तरह से आप निकालेंगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, हम आशा रखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए तो समझ में आ गया होगा, जो भी आपकी लंबाई आती है उसका 10% एक्स्ट्रा लेते हैं, उसका हम 10% जोड़ने के बाद जितना आता है उसमें 3 का गुणा करते हैं तो वायर की लंबाई निकल जाती है, ठीक है, हो गया होगा। तो अब बनाएंगे हम क्या, लिस्ट। लिस्ट हम बना आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, देखिएगा उसको। हाँ तो बच्चों देखिए, जो भी सामान आपने लगाया उसका लिस्ट आप बनाएंगे। कुछ ही लिस्ट हमने दिया है अभी, कुछ और आगे देंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा नीचे लिख देंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। जो भी शुरू से आपने लगाना शुरू किया है सब क्रम से लिखते चले जाइए। क्या क्या लगाया, सबसे पहले आपने मेन स्विच लगाया है, कौन सा मेन स्विच, DPIC। घर में डबल पोल यूज होगा, फेज न्यूट्रल, DPIC लगाए। स्विच अगर आपका फैक्ट्री होता है, इंडस्ट्री होता तो TPIC लगाते या TPIN लगाते, ठीक है। तो आप DPIC यूज़ कर रहे हैं मेन स्विच के लिए, एक ही यूज कर रहे हैं। एक को 500 रुपया दाम रखते हैं, लगभग 300 लिखा है बुक में, 500 रखते हैं, महंगाई है तो हमने 500 रुपया इसका हो गया। बैटन का वुड अपने 12x12 कोई भी साइज आप ले सकते हैं, दिया है अपने अनुसार, घर के अनुसार लेंगे। तो बैटन की लंबाई 35 मीटर आई थी, 20 रुपये मीटर मान लीजिए, इसका कास्ट हो गया। फिर PVC एल्यूमिनियम कंडक्टर, ये आपका 105 मीटर आया था, 8 रुपया मीटर मानिए, पूरा कैलकुलेट कर दीजिए। फिर स्विच बोर्ड, आपका 4 स्विच बोर्ड की ज़रूरत पड़ी है, 4 यूज किए हैं, 3 यूज किए हैं, 3 यूज किए हैं, तो यहाँ 3 हम लिखते हैं, तो कितना आएगा आपका 150 आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर 5 एम्पियर 250 वोल्ट बेकेलाइट स्विच, जितने पॉइंट होंगे उतने स्विच यूज करेंगे, ये चुटपुटिया उतना आप यूज करेंगे, 20 रुपये माने 180 हो गया। फिर बैटन होल्डर, किसके लिए, बल्ब के लिए। आखिर बल्ब कहाँ लगाएंगे, होल्डर में ही लगाएंगे ना, तो 4 बल्ब है, 4 होल्डर लगाए, 10 हिसाब से हो गया। फिर बेकेलाइट स्विच, 5 एम्पियर 250 वोल्ट, 5 एम्पियर 250 वोल्ट बेकेलाइट सॉकेट, कितना सॉकेट लगाए हैं, क्वेश्चन में 3 दिया है, 3 लगाए, 20 रुपये मिलता है, इतना हो गया। राउंड ब्लॉक, राउंड ब्लॉक क्या होता है, हर बल्ब और फैन राउंड ब्लॉक पे ही लगे होते हैं, इस बात का आप जरूर ध्यान दीजिएगा। राउंड ब्लॉक कहाँ लगे होते हैं, आपको बल्ब और फैन के लिए लगे होते हैं। पूरा गोल सा चक्का होता है और वो फैन के लिए उसके बीचों बीच में सीलिंग रोज लगा दिया जाता है और पंखे को उसी से लटका दिया जाता है, कनेक्शन नीचे लाने के लिए होता है, कनेक्शन दीवार से ना सटे, ठीक है। तो जितने आपके बल्ब हैं और जितने आपके फ़ैन हैं, फ़ैन कितने लगे थे, बल्ब 4 लगा था, फ़ैन 2 लगा था, 4 2 6 ठो आपका राउंड ब्लॉक हो गया लकड़ी का, 10 रुपये का मिलता है, आपने कर लिया, ठीक है। आज के समय में PVC का यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका राउंड ब्लॉक हो गया, ठीक है। इतना भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे का मटेरियल हम आगे लिखते हैं, ठीक है। थैंक यू। देखिए हाँ तो बच्चों देखिए, ये जो लिस्ट जो बचा हुआ है उसको मैंने लिख दिया है, आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया। इसका PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, पूरा अच्छे से लिखा हुआ।
यहाँ पे देखिए सीलिंग रोज 2 प्लेट का यूज करेंगे, पंखों के लिए स्पेशली यूज किया जाता है। सीलिंग रोज से ही कनेक्शन निकाल के दीवार से कनेक्शन इसी के रास्ते से निकाल के फैन को दिया जाता है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं दिया जाता है। तो 2 पंखे हैं, 2 लगाया, 20 रुपये का मिलता है, रेट निकाल लिया। लकड़ी की गुल्ली 45 सेंटीमीटर पर लगभग लगती है। पूरा मीटर में कैलकुलेट कर लीजिए कितना मीटर बैटन है, उसमें 100 का गुणा करिए, फिर 45 का भाग करिए, संख्या निकल जाएगा। चाहे डायरेक्ट 100 रुपये का लिख दीजिए एक कमरे के लिए, एक भवन के लिए। स्टील स्क्रू 50 mm 2 माप का ले रहा है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि कहीं तारों की संख्या बहुत ज़्यादा है और कहीं तारों की संख्या बहुत कम है। मान लीजिए मेन स्विच से अगर आप तार निकालेंगे तो तारों की संख्या ज़्यादा निकलेगी, फिर कम होती जाएगी। तो जहाँ ज़्यादा तार होंगे वहाँ जब क्लिप लगाएंगे तो उसको कसने के लिए थोड़ा साइज़ बड़ा रखना पड़ेगा स्क्रू का। एक का जो वहाँ तार कम है वहाँ स्क्रू का साइज़ छोटा रखना पड़ेगा। एक साइज़ का लेना चाहते हैं तो भी लगभग ले सकते हैं, थोड़ा सा पास में करके हम स्क्रू लगा देंगे, ठीक है। तो 50 वाला हम आधा पैकेट ले लिया, 37 वाला 1 पैकेट ले लिया, दाम इसी अनुसार हमने लिख दिया। इसके बाद आपका बैटन क्लिप। बैटन क्लिप क्या है कि तार को मान लीजिए आपने तार को क्या किया, मान लीजिए ये आपका बैटन है, मान लीजिए ये आपका बैटन है, अब तार यहाँ पे आपने लगा दिया। वैसे तो छोड़ेंगे नहीं, क्लिप से इसको फंसाएंगे, क्लिप पर यहाँ लगाएंगे, क्लिप में क्या लगाएंगे, स्क्रू लगाएंगे, ठीक है। तो क्लिप पे जो स्क्रू लगाएंगे उसकी साइज़ ये दिया हुआ है, क्लिप की साइज़ ये दिया हुआ है। एक भवन में जिसमें आपने अंदाज़ा लगा लिया 2 पैकेट ज़्यादा से ज़्यादा यूज होगा, 44 संख्या में होते हैं, ठीक है। गुल्ली का यूज कहाँ होता है मैंने बता दिया है। दीवार के अंदर गड्ढा थोड़ा सा खोद देते हैं, उसमें गुल्ली को डाल देते हैं और फिर उसके ऊपर बैटन ऐसे लगा देते हैं। अंदर गुल्ली होती है, ऊपर बैटन। अब इसी पर कील ठोक देते हैं। कील ठोकते हैं तो कील धंसते धंसते उस बैटन पे जाके धंस जाती है, जिससे अच्छे तरीके से पकड़ मजबूत हो जाती है गुल्ली से और बैटन की दीवार पर। इसलिए गुल्ली का यूज करते हैं। और उसके लिए लोहे की कीलें भी इसलिए यूज किया जाता है ताकि बाहर से ही धंसा करके हम बैटन को दीवार पे चिपका सकें। 2 पैकेट मैक्सिमम एक घर के लिए। 14 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज का अर्थ वायर यूज करते हैं। एक घर में आधा किलो का लगभग यूज होगा, दाम लिख दिए, इसी के अनुसार कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। स्टैंडर्ड वायर गेज एक तरीके का यंत्र होता है, उसमें तारों को गेज के अनुसार कोई बड़ा होता है साइज, कोई छोटा, और सांचा एक ढांचा समझ लीजिए, एक ढांचा होता है जिसमें छिद्र होते हैं, बहुत सारे छिद्र होते हैं। तो जो तार जिस छिद्र में घुस जाता है, आसानी से निकल जाता है, निकल आता है, उस तार की साइज उसी छिद्र में के अनुसार होती है। उस छिद्र पर जो संख्या लिखा रहेगा उतने SWG का वो तार होगा, समझ गया ना। तो देखिए ये जितना ही बढ़ता जाएगा वो छिद्र उतना ही छोटा होता जाएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इस बात का। एक यंत्र होता है जिसमें डिफरेंट टाइप छिद्र होता है। जैसे मान लीजिए ऐसे एक यंत्र है, इसमें डिफरेंट टाइप का छिद्र होता है, ठीक है। ऐसे घटते जाता है, छोटा होता जाता है। तो जिस छिद्र में इसका नंबर लिखा होता है 1 2 3 4 ऐसे पूरा नंबर लिखा होता है। जिस छिद्र में वो तार घुस जाता है, निकल आता है, उसी छिद्र में जो भी संख्या लिखी है उतनी SWG का तार होता है स्टैंडर्ड वायर गेज का, ठीक है। जितनी भी ये संख्या इसकी बढ़ी जाएगी उतना ही पतला होता जाएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। इस प्रकार आपने पूरे सामान का लिस्ट लिख दिया। एक चीज़ और बाकी है, उसको भी लिख देते हैं। वो है आपका क्या, दीवार जहाँ आप छेद किए थे वहाँ आपने कंड्यूट यूज किया था, ठीक है ना। कंड्यूट जहाँ दीवार कितने 2.5 मीटर दीवार की मोटाई मान लें और 10 रुपये मीटर इसका दाम मान लें तो कितना होगा, ये 2.5 रुपया ये भी हो गया। तो इसको भी लिख लीजिएगा। कंड्यूट का यूज क्या किया, जहाँ दीवार छेदे, कितना 2.25 मीटर, हर जगह इतना ही दीवार की मोटाई मानते हैं। उसके बाद 10 रुपये के हिसाब से इसका हमने दाम लिख दिया। अब जितना भी कास्ट आया है सारे कास्ट को जोड़ेंगे, जितना आएगा उसका 10% निकालेंगे, वो लेबर चार्ज हो जाएगा। उसको उठा के पुनः मेन चार्ज में जोड़ेंगे, ठीक है। तो आपका जितना निकल के आएगा उसका 5% कॉन्टीजेंसी निकालेंगे, फिर उसको उसी में जोड़ेंगे और फिर तब आपका टोटल कास्ट आएगा। तो जब कास्टिंग करते हैं तो कैलकुलेटर की ज़रूरत जरूर पड़ती, इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि 82 MS का कैलकुलेटर जरूर खरीद लीजिए, वही आपका यूज करना है, ठीक है। किताब उठाइएगा, देखिएगा कैसे कैलकुलेशन किया है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जितना भी आए उसका 10% निकालिए, वो लेबर चार्ज जाएगा। उस लेबर चार्ज को पुनः पूरे चार्ज में जोड़ देंगे, जितना आएगा उसका 5% निकालिएगा, और कॉन्टीजेंसी चार्ज हो जाएगा। फिर उसको उठा के उसी में ला के जोड़ दीजिए। कॉन्टीजेंसी चार्ज आकास्मिक भी है, कहीं मान लीजिए कोई ज़रूरत पड़ जाए
किसी भी चीज़ की कहीं ज़रूरत पड़ जाए, कहीं तार ही एक्स्ट्रा लगाना पड़ जाए, इसलिए हम चार्ज थोड़ा बढ़ा के लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको पावर वायरिंग लेकर आएंगे, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। आपको धन्यवाद। देखिए, मेरी द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो लेकर ज़रूर आए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।